सवाल है, जब एक गरीब के भविष्य का फैसला अमीर करेगा तो गरीब का क्या होगा? इस पर आपको विचार करना है और मतदान करना है। दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन शर्मा और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा करेंगे। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतनी गहमा गहमी क्यों? इस चुनावी चंदे में धंधा कहां से हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो सुनाएंगे जो राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कहा है। इस वीडियो को सुनिए और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आखिर घोटाला क्या हुआ, सूत्र क्या है और इस चुनावी चंदे के बदले क्या धंधा हुआ है और आखिर एक विशेष पार्टी को ही इतना बड़ा चुनावी चंदा क्यों दिया गया, किन कारणों से दिया गया, इसके पीछे साजिश क्या है, क्या इसमें वाकई घोटाला जुड़ा हुआ है, क्या इसमें वाकई देश विरोधी चाल जुड़ी हुई है या लोकतंत्र को कमजोर करने की बात हुई है। पहले ये वीडियो सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। दोस्तों, आपने वीडियो को बिल्कुल सुन लिया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि जो चुनावी चंदा मिल रहा है राजनीतिक दलों को, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर किसी भी पार्टी को चंदा दे सकता है और उसका पूरा डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रहेगा। जब चाहे तब कोई देश का नागरिक उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने के लिए, यानी जो पार्टियों को चुनावी चंदा मिला हुआ है उसको सार्वजनिक करने के लिए यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को भी हाथ डालना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई को आदेश देना पड़ा और एसबीआई भी टाल मटोल करती रही। सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो पारदर्शिता के लिए बनाया गया था उसको सार्वजनिक करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक क्यों चला, एसबीआई का चाबुक क्यों चला? तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ छुपाई जाती है तभी उसको सार्वजनिक होने का डर रहता है। यानी कि जिन लोगों ने चंदे के नाम पर धंधा किया है उनको ये डर जरूर लगेगा कि कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक हो जाएगा तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी।
हम आगे परत दर परत आपको एक बताएंगे बातचीत को कि इलेक्टोरल बांड सबसे ज़्यादा किस पार्टी को मिला। सबसे ज़्यादा पार्टी को मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बांड मिले हुए हैं। और एक सबसे बड़ी इसमें एंट्री घुस गई है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था, याद करिए कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो ठीक उसके 70 दिन बाद पाकिस्तान की एक कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया हुआ था। ऐसी खबरें चल रही हैं कि एक हब नाम की कंपनी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। सवाल है कि इस इलेक्टोरल बांड का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है। दूसरी बात इसमें यह है कि उन कंपनियों ने भी चंदा दिया है जो नवंबर में बनती हैं और उसके बाद अप्रैल में चंदा पार्टी को दे देती है। सवाल है कि जिस कंपनी का ना कोई सिर है, ना पैर है, ना आधार है, शेल कंपनी है, वो शेल कंपनी ने पार्टी को चंदा क्यों दिया। दूसरी बात इसमें यह है कि जब किसी फर्म के खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड हुई तो उसके बाद इलेक्टोरल बांड उस फर्म ने खरीद करके सबसे ज़्यादा सत्तारूढ़ पार्टी को क्यों दिया। फिर एक बड़ी बात है, इलेक्टोरल बांड जो है पहले सत्तारूढ़ पार्टी को दिया जाता है और फिर सत्ता के लोग मिल करके उस कंपनी को अपना बिजनेस दे देते हैं, रोजगार दे देते हैं, ठेका दे देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो सवाल कहीं ये तो है, चंदे के पीछे धंधा क्यों किया गया। कंपनियों ने पहले सत्तारूढ़ पार्टी को चंदा दिया, उसके बदले में उनसे उन्होंने काम लिया। ये काम बिल्कुल उसी तरह का है जैसे लालू प्रसाद यादव पर एक आरोप लगाया गया है कि नौकरी के बदले जमीन। समझिए, जो उत्तर बिहार में एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, जो लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस चल रहा है कि उन पर आरोप ये लगा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने वाला काम किया था। इसके तहत उन पर मुकदमा भी है और उनको जेल भी हुई है और सजा भी हो रही है। और तमाम राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता इस बात को लेकर के लालू प्रसाद यादव आरजेडी को घेरते रहते थे। लेकिन उस पर हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस पर समझिए, क्या इलेक्टोरल बांड पहले सत्तारूढ़ पार्टी को दिए जाते हैं, फिर वो पार्टी सत्ता के प्रभाव में सरकारी काम कराने का ठेका अमुक पार्टी को देते हैं। अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी सीबीआई ने जहां रेड मारा उसके बाद ही उसने चंदा इलेक्टोरल बांड खरीदा और चंदा अमुक पार्टी को दिया। यशोदा हॉस्पिटल का ही एक उदाहरण ले लीजिए। 26 दिसंबर 2020 को गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल पर इनकम टैक्स की रेड होती है और फिर दिसंबर 20 के बाद अप्रैल 21 में यशोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ के बांड खरीदे, इलेक्टोरल बांड खरीदे और सत्तारूढ़ पार्टी को उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। समझिए कि आखिर ये चंदा है, उसके पीछे क्या खेल चल रहा है। फिर उसके बाद जो है हेट्रोलैब्स ने क्या किया है, इस पर भी इनकम टैक्स की रेड होती 9 अक्टूबर को होती है। उसके बाद 7 नवंबर यानी 9 अक्टूबर 2021 को रेड होती है और फिर 7 नवंबर 2022 को ये बांड खरीदती है और सत्तारूढ़ पार्टी को दे देते हैं। फिर हालदा इंटर इंजीनियरिंग को 20 मार्च 2020 को सीबीआई की जहाँ रेड पड़ती है और 4 अक्टूबर 2021 को हाल्दिया एनर्जी ने बांड खरीदा और सत्तारूढ़ पार्टी को दे दिया। सवाल है कि इतना बड़े पैमाने पर जो इलेक्टोरल बांड खरीदे गए, किस साजिश के तहत खरीदे गए और फिर एक ही पार्टी की सरकार को क्यों दिया गया जो सत्तारूढ़ पार्टी पर बैठी है। तो ये बिल्कुल मैसेज साफ है कि केंद्र की जो सरकार है दबाव में कंपनियों पर ईडी सीबीआई का दबाव डलवाया। उसके बाद जब वो लोग डर गए तो इलेक्टोरल बांड के हिसाब से अपनी पार्टी के नाम चंदा ले लिया। सीधे भ्रष्टाचार
का खुलासा है, सीधे भ्रष्टाचार की जो ट्रेन है वो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ जाती है। यानी कि ईडी सीबीआई जो होती है, सत्तारूढ़ सत्ता से निकलती है ट्रेन पे बैठ करके, कंपनियों के घर जाती है और वहीं से माल भर करके इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में अपनी पार्टी की ओर चली जाती है, पार्टी के खजाने को मजबूत कर लेती है। अब अरबिंदो फार्मा की बात कर लीजिए। 10 नवंबर 2023 को अरबिंदो फार्मा के एमडी गिरफ्तार होते हैं और 15 नवंबर 2023 को बॉन्ड खरीदते हैं और सीधा है बीजेपी को वो बॉन्ड दे देते हैं, यानी कि उन पर वो सीधे बॉन्ड चले जाते हैं। अब मेगा इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए। अप्रैल 2023 में सैकड़ों का चंदा खरीदे, नहीं 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। अब देखिए धंधा कैसे हो गया। बॉन्ड खरीदा और फिर उसके बाद उनको लगभग 14,500 का प्रोजेक्ट मिल जाता है। देश में सब क्या चल रहा है वैसे आप तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो ईडी सीबीआई की रेड आप पर होगी, आपको भी इलेक्टोरल बॉन्ड देना पड़ सकता है। इस तरह से जो काम हो रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा। सवाल है जहां पर लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव होना चाहिए, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो उसमें इतना बड़ा घोटाला क्या, सीधे सीधे एक स्कैम कह सकते हैं, 420 का स्कैम है कि आप हमें चंदा दे दो, उसके बदले में जिस पद पर बैठे हैं उसका हम दुरुपयोग करेंगे और हम उस पद पर बैठ करके आपको तमाम तरह के कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, तमाम तरह की पावर दे देंगे, तमाम तरह की देश की संपदा दे देंगे और तमाम तरह के हम आपको सुविधा मुहैया करा देंगे। अडानी का नाम तो आपने बार बार सुना ही होगा, वो आता रहता है। अब देखिए मित्तल ग्रुप की बात कर लीजिए। मित्तल ग्रुप ने इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को चाप कर चंदा दे दिया और फिर उसके बाद बीजेपी सरकार ने मित्तल ग्रुप को गुजरात में स्टील का सबसे बड़ा प्लांट दिया, तोहफे में दे दिया, सबसे मतलब तोहफे में पूरा स्टील का प्लांट दे दिया। तो सवाल है कि देश की जनता के टैक्स से होने वाले काम का ठेका एक ही कंपनी को क्यों दिया गया, जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, चुनावी चंदा दिया। अब इसकी बात कर लेते हैं कि वेदांता ने 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और उसके बदले में वेदांता ग्रुप को बीपीसीएल सौंप दिया गया। यानी देश की सबसे बड़ी नामी गिरामी कंपनी को, अपनी संस्था को वेदांता को देना पड़ा, उसको सौंपना पड़ा। आपको बता दूं लगभग 27 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झोली भर भर के चंदा दिया और उसके बदले में उन्होंने सरकारी ठेकों को ले लिया, सरकारी कंपनियों को ले लिया और जनता के टैक्स पेयर का बड़े पैमाने पर ये दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कोई काम सरकारी ठेका देता है तो उसमें जो पैसा लगता है वो सीधे आम व्यक्ति का होता है, देश की जनता का पैसा होता है। सवाल यहीं पर उठता है कि जो राहुल गांधी ने बार बार ये मुद्दा उठाया है कि देश का सबसे बड़ा स्कैम है, घोटाला है, जो सिस्टमैटिक घोटाला हुआ है और ये सत्तारूढ़ पार्टी में ने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तानी कंपनी से जो चंदा लेने की खबरें आ रही हैं, ये तो सीधे सीधे देश के साथ गद्दारी है। लेकिन जो लोग राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं उनको ये सबक कैसे दिया जाएगा? जनता इस बात को कैसे समझेगी कि जिस व्यक्ति ने अभी तक पुलवामा की जांच नहीं कराई, उसकी आग जो है अभी भी देशवासियों के दिल में सुलग रही है, उसके नाम पर वोट तो ले लिया गया, पुलवामा के शहीदों को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। सवाल है ठीक ही पुलवामा अटैक की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है उसके लिए वो गुनहगार है, उसी देश की कंपनी से अगर चंदा लिया गया है तो ये तो बड़ी शर्म की बात है, ये तो बहुत ही देश के साथ गद्दारी वाली बात है। अब देखिए बीजेपी
जो चुनावी बांड है वो सबसे बड़ी, यानी 6100 करोड़ रुपए लिया है धंधे के रूप में, चंदे के रूप में 61 करोड़ 6100 करोड़ रुपए, यानी कि 61 अरब रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है। और ये दो पहलुओं से मिला हुआ है। पहली चीज तो आपको बता दिया गया है, पहले चंदा दो, उसके बाद हमारी सरकारी कंपनी से धंधा ले लो। फिर दूसरा काम ये कहा गया कि आप हमें चंदा दो, हम आपकी जांच को मिटा देंगे। तीसरी बात ये कहा गया, विदेशियों से जो सेल कंपनियां हैं, यानी जिन कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं रहा है, वो भी चंदा ले रही हैं, जो भी चंदा दे रही, यानी आप यूँ समझ लीजिए घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। यानी जिस कंपनी का की पैदाइशी 2 महीने की हो, वो कंपनी कैसे करोड़ों का चंदा दे सकती है? इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे किसकी साजिश है? और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनर फाइल में 18,871 एंट्री हैं, लेकिन जो चंदे की फाइल जिसमें मिली हुई है उसमें जो एंट्रियां हैं 20,421 है। तो ये दोनों का बेमेल क्यों? यानी कि एक तो डोनर फाइल होती है और दूसरी फाइल जो होती है कि एक्सेप्टेंस फाइल होती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन या एसबीआई के पास जो 2 फाइलें बनती, एक तो पैसा डोनेट कितना किया गया और दूसरा ये है कि उस लिया कितना गया। तो लेने वालों की संख्या ज़्यादा है, देने वालों की संख्या कम क्यों है? ये वेरिएशन भी सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि क्या इलेक्टोरल बांड देश का सबसे बड़ा घोटाला है? इलेक्टोरल बांड के आधार पर देश को कमज़ोर करने की साजिश की गई है, या किसी को बदनाम करने की साजिश की गई है, या जो सत्तारूढ़ पार्टी को इतना चंदा मिला हुआ है तो उसका उपयोग कहाँ किया गया है? कहीं इसका दुरुपयोग दूसरे को परेशान करने में, दूसरों को बदनाम करने में, या विदेशी किसी शक्ति को देश में बुलाने के लिए तो नहीं हो गया है? सवाल है इतने चंदे का क्या हुआ? तो ये इस पर सोचने का विषय है, खास करके इसमें जनता को सोचना है कि आखिर इतना बड़ा चुनावी चंदे का दुरुपयोग कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, इसको समझना है और इसको देखना है। अब देखिए 25 जनवरी 2019 को डीएलएफ पर सीबीआई ने छापा मारा। 9 अक्टूबर उसी साल की 9 अक्टूबर को डीएलएफ ने बांड खरीदा, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। फिर डीवी स्लैब ने, फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स रेड हुई और 5 जुलाई को ही उसने बांड खरीदा, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। सवाल बिल्कुल मैसेज साफ है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा, सेम मुकदमा सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों पर बनता है। लेकिन सवाल है कि जब सैया है कोतवाल तो डर काहे को? जब सरकार ही उनकी है, आरोप लगाने और आरोप को खारिज करने के जांच का जिम्मा ही उनके पास है, तो उनको जो है सबक कौन सिखाएगा? इस पर राहुल गांधी का हमला है कि जब सरकार बनेगी तो इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, और जो लोग चंदे के धंधे में शामिल होंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उनको जेल की हवा खिलाई जाएगी। अब सवाल है कि 400 पार का आंकड़ा देने वाले कहीं इस चुनावी चंदे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी साजिश में तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं? ये भी समझना है। तो आपको तय करना है कि आपका वोट किधर जाना चाहिए, किसके फेवर में जाना चाहिए और किस लिए जाना चाहिए। ये तमाम बातें आपकी समझ मैंने रखा, और समझिए कि चुनावी चंदे में किस प्रकार धंधा हुआ, चुनावी चंदे से देश की जड़ों को कैसे खोखला किया गया, ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। और आपको भी डिसीजन लेना है 2024 में क्या करना है, कैसे मतदान करना है, किस आधार पे मतदान करना है, ये आपको ही स्वयं तय करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के हाथ में आपका भविष्य चला जा रहा है। सवाल है जब एक गरीब के भविष्य का फैसला अमीर करेगा तो गरीब का क्या होगा? इस पर आपको विचार करना है और मतदान करना है। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे साथ देखते रहिए पीकेएस न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त पवन शर्मा। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी करिए, ज्वाइन भी करिए। और अगर अच्छा लगता हो कि बात साफ है, सुथरी है, तो उस पर सहयोग भी करिए, ज्वाइन करिए, सहयोग करिए।